हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ियों का किया स्वागत। चरण धोकर अतिथि देवो भव का दिया संदेश। रुद्राक्ष के भी लगाए पौधे। सीएम धामी ने देहरादून के कमला नगर में किया पेयजल निगम के भवन निर्माण का शिलान्यास। करोड़ों की लागत से बनेगा भवन। अब एक ही छत के नीचे होंगे सभी विभागीय काम। आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे सीएम धामी। भारी बारिश को लेकर दिए सभी जिला अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, प्रदेश में लैंगिक समानता को देना है बढ़ावा। मुख्य उद्देश्य संकल्प पूरा करने को निकालेंगे कांवड़ यात्रा। और ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर नरकोटा में निर्माणाधीन पुल की गिरी सेटिंग। 6 मजदूर घायल, सभी को किया गया रेस्क्यू। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। सीएम धामी ने उत्तराखंड पेयजल निगम के देहरादून कार्यालय भवन का निर्माण और जल जीवन मिशन के अंतर्गत सिविल इंजीनियरिंग लैबोरेटरी का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि 5 मंजिला इमारत के इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 8 करोड़ रुपए है, जिससे हर साल किराए के रूप में खर्च हो रहे करीब 15 लाख रुपयों की बचत होगी। आपको बता दें कि विभाग से संबंधित सभी काम एक ही छत के नीचे किया जा सकेंगे, जिससे जनता को भी काफी सुविधा मिलने वाली है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भवन निर्माण से किराया बचेगा, साथ ही लैब बनने के कारण टेस्टिंग के क्षेत्र में भी लाभ होगा, जिससे भविष्य में अब निगम के कामों में तेजी आएगी। जल निगम के कार्यालय किराए के भवनों में चलते थे और अब यहाँ पर 3 कार्यालयों का एकीकृत भवन बन जाने से एक तो किराया बच जाएगा और साथ में लैब जो बनेगी वो लैब भी जो है हमारे यहाँ पर टेस्टिंग के क्षेत्र में काफ़ी उससे लाभ होगा। पिछले 1 साल के अंदर 26 नई लैबों का यहाँ पर जो है शिलान्यास लोकार्पण हुआ है, काम करना शुरू कर दिया है। तेज़ी से हमारे निगम भी काम कर रहे हैं और निगम जहाँ एक तरफ अपनी अवस्थापना संरचना को बढ़ा रहा है, अपने कार्यालय बना रहा है, भवन बना रहा है, अपने काम करने के ऑफिस बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ लायबिलिटी है, उस लायबिलिटी को भी कम कर रहा है और आय के साधन भी बढ़ा रहा है। राज्य में भारी बारिश के अलर्ट के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय के आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे और राज्य की स्थिति का जायजा लिया। सीएम धामी ने कहा कि भारी बारिश की आशंका के चलते हमें लगातार अलर्ट रहने की जरूरत है। आपदा को लेकर की गई तैयारियों की नियमित जांच कर कमी पूरी होने पर अधिकारियों को तुरंत सुधार करने के निर्देश दिए। लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की भी चेतावनी दी। वहीं जिलाधिकारी को हालात बिगड़ने पर स्कूलों की छुट्टी को लेकर फैसला लेने की छूट दी है। इसके साथ ही तमाम व्यवस्था पर कड़ी नजर बनाए रखने को भी कहा गया। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले 4 दिन उत्तराखंड के लिए भारी साबित हो सकते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिले के डीएम से सतर्क रहने को कहा है। सीएम ने सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को आपदा से संबंधित किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हर समय तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग के अलर्ट को लेकर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और आपदा मित्रों के माध्यम से आपदा से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। इसमें हमारे 145 कर्मचारी आपदा को लेकर के ट्रेन किए गए हैं। इनको सभी थाना चौकियों में आपका पोस्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त 28 लाख रुपए डीएम साहब द्वारा आपदा मद से दिए गए हैं, जिसमें वुड कटर और अन्य इक्विपमेंट्स हमारे द्वारा खरीद लिए गए हैं। इन्हें पहाड़ के उन एरियाज़ में जहाँ पे आपदा ज़्यादा रहती है उधर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। रास्ते को ध्यान में रखते हुए साइन बोर्ड लगाए हैं, जिससे पब्लिक को अवेयर किया जा सके। मौसम खराब होने की बढ़ती हैं तो उसको सोशल मीडिया के माध्यम से और अवेयरनेस कैंपेन चला करके भी लोगों को बताते हैं। पिछले बार भी हम लोगों ने एक एक्सरसाइज की थी जिसमें पहाड़ जाने वाले ट्रैफिक को हम लोगों ने रोक दिया था आपदा को ध्यान में रखते हुए, और उससे हम लोगों को बहुत सफलता प्राप्त हुई थी। इस बार भी इस प्रकार का ही इम्प्लीमेंट। सितारगंज में हल्की बारिश ने ही नगरपालिका की पोल खोल कर रख दी है। कई वार्डों में जलभराव की समस्या बनी हुई है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। वार्ड वासियों ने समय पर नालियों की सफाई नहीं करने के आरोप लगाए। मोहल्ले में जगह जगह नालियां चौक हो गई हैं। वहीं इस मामले में सितारगंज नगरपालिका ईओ प्रियंका आर्या ने सफाई कर्मचारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही सभी लोगों से अपने आसपास साफ सफाई रखने की अपील की है।
बरसात के मौसम में हमारे यहाँ बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। जगह जगह नालियाँ चौक हैं, स्वच्छता कर्मचारी जो हैं वो समय समय पर नियमित रूप से नाली साफ नहीं कर पाते हैं और काफ़ी दिन से एब्सेंट चल रहे हैं, जिसकी वजह से पानी के जल के भराव की वजह से घरों में ही पानी प्रवेश कर जा रहा है। बड़ी समस्या की बात है ये। इस पर जो है नगर पालिका प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से सफाई की जा रही है, पर मेन समस्या एक वही है कि लोगों के द्वारा अपने जो घरों के आगे नाली का पटान कर दिया जा रहा है और जो घर का कूड़ा कचरा जितना भी है पॉलीथीन नालियों में डाला जा रहा है, जिससे कि नालियाँ चौक हो जा रही हैं। तो लोगों को इस संबंध में जागरूक भी किया जा रहा है। जो हमारे नगर पालिका के वाहन हैं उसमें भी हमने ऑडियो के द्वारा प्रचार प्रसार किया है। हम स्वयं भी टीम बना के जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि प्रदेश में महिलाओं की संख्या बढ़ने पर बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने खुशी जाहिर की है और उत्तराखंड को देवभूमि के साथ ही अब देवियों की भूमि बनाने का संकल्प लिया। साथ ही मंत्री रेखा आर्या ने लिंगानुपात को समान करने का संकल्प लिया है। 26 जुलाई को मंत्री रेखा आर्या खुद कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाली हैं, जिसमें प्रदेश की सभी विभागीय अधिकारी और आंगनबाड़ी महिलाएं उनके साथ रहेंगी। सभी 25 किलोमीटर की पैदल यात्रा में हिस्सा लेंगे और देवभूमि को देवियों की भूमि बनाने के संकल्प के साथ जलाभिषेक किया जाएगा। यात्रा के समापन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होने वाले हैं। मैं उत्तराखंड की बेटी होने के नाते भी, सरकार का हिस्सा होने के नाते भी, कि हम एक ऐसा इस पावन माह में एक संकल्प ले कि हम बेटियों की उत्पत्ति में किसी प्रकार की बाधा ना बने। तो यह गर्व के साथ कह सकेगा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ में देवियों की भूमि भी बने। 26 जुलाई को जिस दिन कांवड़ियों की शिवरात्रि होती है उस दिन यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा। प्रातः 7 बजे हर की पैड़ी से यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा। माँ गंगा के पूजन के साथ में यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा और इसका समापन जो है 25 किलोमीटर की पैदल यात्रा कांवड़ के साथ करते हुए स्वयं मैं इसका समापन जो है वह वीरभद्र मंदिर महादेव जो कि 1300 साल पुराना है, वहां पे जलाभिषेक जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में करते हुए इसका समापन 3:30 बजे के आसपास या 3 बजे के आसपास होगा। लोहाघाट के राजकीय पुस्तकालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने पुस्तकालय के खुलने के टाइम को बढ़ाने की मांग की है। इसके साथ ही विद्यार्थियों ने पुस्तकालय में प्रतियोगिता पुस्तकों की संख्या बढ़ाने और बैठने के लिए जगह की कमी की समस्या को हल करने की भी मांग उठाई है। विद्यार्थियों ने मांग को लेकर एसडीएम रिंकू बिष्ट को ज्ञापन सौंपा। विद्यार्थियों की मांग पर एसडीएम रिंकू बिष्ट ने तुरंत संज्ञान लिया और मुख्य चिकित्सा अधिकारी जितेंद्र सक्सेना को पत्र लिखकर बुधवार से पुस्तकालय का समय सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक का करने का निर्देश दिया है। वहीं उन्होंने अपने खर्चे से छात्र छात्राओं के लिए प्रतियोगिता पुस्तकें खरीदकर लाइब्रेरी में भी रखवा दी हैं। उसके बाद हमें घर जाना पड़ता है या बाहर बैठना पड़ता है, उसके बाद दोबारा आना पड़ता है। तो हमारा टाइम इतना बेकार जा रहा है जितना हम आने जाने में लगा रहे हैं। और जो दूर से आते बच्चे उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो सिर्फ 4 ही घंटे पढ़ पाते हैं। अगर वो दिन भर पढ़ना चाहें तो उनके लिए कोई टाइमिंग नहीं है इस चीज़ की। यहाँ पे पूरी नहीं है, मतलब कि अगर हम कोई ए ग्रेड की तैयारी करना चाहे तो उसके लिए तो कोई बुक नहीं है। यहाँ पे एनसीईआरटी की कोई बुक्स नहीं है, नॉवेल्स भी बहुत कम है। कुछ तो बैठ जाते हैं अंदर और कुछ बाहर बैठते हैं। ऐसे में कैसे पढ़ाई होगी, खुद सोचना चाहिए प्रशासन से ये मांग है कि बुक्स पूरी की जाए, टाइमिंग बढ़ाई जाए और तीसरा एक हॉल बनाया जाए। प्रॉब्लम है कि जैसे मॉर्निंग पे यहाँ पे 8 से बजे खुल जाता है और 12 बजे तक ऑन रहता है, तो उसके बाद हमें पूरा दिन भर फिर बैठ के पढ़ना पड़ता है बाहर से। और एक टाइम पे तो ऐसा हुआ था कि बारिश हो गई थी, काफ़ी हम भीग भी गए थे। तो फिर शाम को खुलता है, 4 से 6 खुलता है। तो इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि काफ़ी दूर दूर से बच्चे आते हैं, तो दिन भर बाहर ही बैठ के पढ़ना पड़ता है उनको। और थोड़ा सीटिंग प्रॉब्लम भी है कि कुर्सियाँ पूरी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद बुकों का भी थोड़ा काफ़ी वो है, जिसके लिए हमने लिस्ट बनाई है, बाकी मैम को देंगे। कुछ बच्चे मेरे पास में आए थे कि उनका जो पढ़ने का टाइम है, लाइब्रेरी खुलने और बंद होने का समय, वो काफ़ी कम है। तो मेरे द्वारा वहाँ जाकर देखा गया, तो स्टाफ से बात की गई, तो स्टाफ ने भी काफ़ी सकारात्मक रुख दिखाया और अब सहमति ये बन गई है कि लाइब्रेरी सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खुली रहेगी। और अगर हमें जिले से कुछ और अतिरिक्त स्टाफ मिल जाता तो हमारी कोशिश रहेगी लाइब्रेरी 14 से 15 घंटे खुले रहे, ताकि अधिक से अधिक बच्चे वहां पर अपना अध्ययन करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। जब मेरे द्वारा लाइब्रेरी का दौरा किया गया तो वहां मैंने देखा कि वहां साहित्य से संबंधित अधिक पुस्तकें हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पुस्तकों का वहां लगभग अभाव देखा गया। तो जो लाइब्रेरी है वहां पे हमारी ई लाइब्रेरी स्थापित कर दी जाएगी, जिसमें कि ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंधित जो हमारी शोध परक सामग्री है वो वहां पर बच्चे उसका लाभ उठा सकेंगे।
जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में सट्टे का कारोबार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं लगातार सट्टा के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। सट्टे की सूचना पर बाजार चौकी इंचार्ज समेत पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां सट्टा कारोबारियों ने पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार की। इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दी गई, जिसके बाद अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंचा, जिसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसमें दर्जन भर लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। काला ढूंगी में अपराधों की रोकथाम, नशीले मादक पदार्थों और ड्रग्स की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। थाना अध्यक्ष राजवीर सिंह नेगी के दिशा निर्देश पर रात को सघन अभियान चलाया गया। नैनीताल रोड नहर पुलिया से अभियान के तहत 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रोड पे नहर पुलिया के आगे ये 2 युवक कमल मंगोलिया और नवीन सिंह राव, ये जो है ड्यूराफाइन और अपना मेलामाइड के इंजेक्शन जो है लेकर आ रहे थे। उन्होंने बताया कि ये पूरे इंजेक्शन लेके आए और इस संबंध में जांच चल रही है और ये जो है नशे के आदी है, तो ये नशा करने के लिए लाए थे और शायद बेचते थे। इस संबंध में जांच जारी है। दोनों को आज जो है माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा और इस नशे के संबंध में यह अभियान आगे जारी है। गदरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार डायरिया फैल रहा है, जिसे लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुनीता चुफाल रतूड़ी उधम सिंह नगर पहुंची, जहां उन्होंने सभी डॉक्टरों से कई प्रकार की जानकारियां ली और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गदरपुर के स्वास्थ्य केंद्र में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उल्टी दस्त की शिकायत होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। गदरपुर में जो आपकी एक हमें एक मौत के बारे में पता चला, जिसको देखने के लिए ही मैं यहाँ पे आई हूँ। आज हम लोगों ने टीमें और ज़्यादा बना दी हैं और यहाँ पे डायरिया तो फैला हुआ है, लेकिन खुद हम लोग समझ नहीं पा रहे, क्योंकि एक घर में एक व्यक्ति को है, 2 व्यक्ति को नहीं है। तो उसके कारण के जानने के लिए हम लोगों ने अभी अपने एपिडेमोलॉजिस्ट को दोबारा सैंपलिंग करवाने के लिए भेजा और समन्वय बैठक भी मैंने एसडीएम सर के साथ और ईओ सबके साथ प्रस्तावित की है। अभी अल्मोड़ा में जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस में स्नेहा नेगी ने 6वीं रैंक हासिल की है, जहां बधाई देने वाले लोगों की भीड़ उनके घर लगी रही। इस दौरान स्नेहा नेगी ने कहा कि मेरी सफलता का श्रेय माता, पिता और गुरुओं को जाता है। आपको बता दें कि स्नेहा नेगी के पिता तहसील मुख्यालय में तैनात पेशकार हैं, जिसके बाद विधायक महेश जीना, पूर्व विधायक सहित अन्य तहसील कर्मियों ने बेटी को बधाई दी और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। जो है नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत में हुआ है और पूरे अल्मोड़ा जिले में उसकी 6वीं रैंक आई हुई है। तो काफ़ी मेहनत की मेरी वाइफ ने उसके पीछे पिछले 1 साल से काफ़ी मेहनत की थी। लड़की भी पढ़ने में थोड़ा ठीक है, अच्छी है और इसीलिए हमने सोचा कि उसको नवोदय विद्यालय में उसका चयन कराएं। तो उसे एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, उसमें सफलता प्राप्त हुई है। पूरे अल्मोड़ा जिले में 6वां स्थान प्राप्त किया। डोईवाला नगर पालिका प्रशासन ने राजीव नगर में लगने वाले हाट बाजार में कई दुकानदारों के चालान काटे। डोईवाला नगर पालिका के सफाई निरीक्षक सचिन रावत अपनी पूरी टीम के साथ डोईवाला के हाट बाजार पहुंचे, जहां उन्हें देखकर हाट बाजार के दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। कई दुकानदार दुकान छोड़कर भागते हुए नजर आए। सचिन रावत ने मौके पर सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल को लेकर हाट बाजार में छापेमारी की और कई दुकानदारों को गंदगी फैलाते देखकर उनके चालान काटे। इसके साथ ही हिदायत दी गई कि आगे से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। भारत सरकार से निर्देश प्राप्त हुए कि पूरे प्रदेश को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त किया जाना है। उसी के क्रम में आज हमारे द्वारा केशवपुरी बस्ती में लगने वाली हाट पर छापेमारी की गई, जिसमें कि पॉलीथीन तो नहीं पाई गई परंतु गंदगी देखने को मिली। तो सभी जितने दुकानदार हैं इसके क्रम में इन पर एक जुर्माना आरोपित किया जा रहा है और भविष्य में इस प्रकार की गलती होगी तो ये आगे से हाट लगने नहीं दी जाएगी। और सभी से आग्रह किया गया है कि वो प्लास्टिक, किसी भी प्रकार के प्लास्टिक का प्रयोग इस हाट में ना करें। नगरी नैनीताल और उसके आसपास के क्षेत्र में देर रात से ही मूसलाधार बारिश का क्रम लगातार जारी है। मौसम विभाग के द्वारा नैनीताल में रेड अलर्ट घोषित किए जाने से जिला अधिकारी नैनीताल धीरज सिंह गर्ब्याल ने जनपद के सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में छुट्टी की घोषणा कर दी थी। वहीं पहाड़ों से मलबा और पत्थरों के आने से जनपद नैनीताल में 2 राजमार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। कोटद्वार में देर शाम से झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। रुक रुक कर हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है।
बारिश के चलते बाजार में जगह जगह पानी भर गया है, जिसकी वजह से आने जाने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं जलभराव की वजह से काफी देर तक जाम की स्थिति बनी रही। की लगभग 10 की बारिश का ये बुरा हाल है, जिससे पूरे सड़क में पानी भरा हुआ है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। नगर निगम कुछ भी करने को तैयार नहीं है। यहाँ रात में भी अपने घर के आगे खड़ा होना पड़ता है, पानी निकालना पड़ता है, और ये सिर्फ 10 मिनट की बारिश हुई है। देहरादून में भारी बारिश के कारण कई घरों में पानी घुस गया, जिसके चलते लोगों का रोजमर्रा का सामान खराब हो गया। वहीं मुख्य मार्ग पर बाढ़ का पानी आ जाने के कारण कई गांव की आवाजाही लगभग 3 घंटे तक बंद रही, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि चंद्रवनी में पूर्व में लोगों के द्वारा पुल बनाने की मांग पिछले कई सालों से की जा रही है। इसमें सहसपुर क्षेत्र के विधायक सहदेव सिंह पुंडीर से भी यहां पर पुल बनाने की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक यहां पर पुल का निर्माण नहीं करवाया गया है। टनकपुर के किरोड़ा नाले में स्कूल बस बहने की घटना से पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। एसपी देवेंद्र पिचा ने बताया कि अब हर नाले के पास पुलिस को तैनात किया जाएगा ताकि ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके। आपको बता दें कि टनकपुर पूर्णागिरी मार्ग पर 4 से 5 नाले हैं। किरोड़ा नाला 10 से ज्यादा गांवों को जोड़ता है। सावन में पूर्णागिरी दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। एक तरह से टल गई, हम इस चीज को यही पहलू कह सकते हैं। लेकिन ये हमारे लिए एक सबक है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इस तरह की बात ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए एक तो जितने ये रोकड़, जितने नाले हैं, जितने रपटे हैं, इसमें एक तो हम वार्निंग के साइंस लगा रहे हैं। साथ साथ में जो मेन जगह पर है, जहां पर जो बड़े नाले आते हैं, वहां पर पुलिस की व्यवस्था कर रहे हैं कि पिकेट वगैरह लग जाए, ताकि जो गाड़ियां आ रही है उनको रोक के वापस किया जा सके। साथ साथ में लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, अनाउंसमेंट भी करवा रहे हैं। जहां पर जैसे ही पहाड़ में अधिक बरसात होती है, नाले के जब बढ़ने लगते हैं, तो अनाउंस भी करा रहे हैं कि लोग उस एरिया में रूट में जाने से बचें। लोहाघाट के चिड़िया डूंगा के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान प्रतिनिधि उमेश चंद्र के नेतृत्व में एसडीएम रिंकू बिष्ट और प्रभारी थाना अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह को एक ज्ञापन सौंपा। दरअसल मायावती रोड के किनारे जंगलों में शराब पीकर कुछ लोग उत्पात मचाते हैं, महिलाओं के साथ छेड़खानी, ग्रामीणों के साथ अभद्रता और मना करने पर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं, जिस कारण क्षेत्र में दहशत का माहौल है। इसके साथ ही छात्राएं स्कूल जाने से भी घबराती हैं। ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की है। वहीं लोहाघाट के एसडीएम रिंकू बिष्ट ने कहा कि थाना प्रभारी को आदेश दिए हैं कि क्षेत्र में गश्त करके अराजक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करें। वहीं उन्होंने ग्रामीणों से भी ऐसे अराजक तत्वों के आने की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की। मदिरा सेवन और नशे का सेवन करने वाले जो युवा साथी हैं और उनका वहाँ पर आना और वहाँ पर उनका नशे का सेवन करना, और इस नशे के सेवन की वजह से जो हमारी महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनका आना जाना बिल्कुल ही हम उस जगह से बिल्कुल ही मतलब ख़त्म सा हो गया है। तो और इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे ग्रामीण वासियों की गाड़ियों से दिन दहाड़े तेल का चोरी होना, संदिग्ध अवस्थाओं में युवा साथियों का पाया जाना, बीड़ी सिगरेट पीकर देवदार वनी में आग लगा देना, और इससे ज़्यादा भी और ये चीज़ें भी हैं कि जो हमारे ग्रामीण वासियों के खेतों में फसलें हो रही हैं, तो अब वो अराजक तत्व हमारी फसलों को भी नुकसान पहुंचाने लग गए हैं। और विद्यालय व कॉलेज में आते जाते छात्राओं का सहम कर चलना और उनसे अश्लील टिप्पणियों में बात करना। मर्यादा के तहत पूर्व में भी कार्रवाई की जा चुकी है। तो अभी संज्ञान में आया है, यहाँ पे संबंधित और ये मायावती रोड पर जो भी निवास करते हैं वो लोग आए हुए हैं कि वहाँ खासकर संडे को बाहर के लोग आकर बैठते हैं, अराजक तत्व घूमते रहते हैं। तो इस संबंध में भविष्य में कार्रवाई की जाएगी। और जो भी बागेश्वर के सभी न्यायालयों में 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जैनेन्द्र सिंह ने बताया कि लोक अदालत में ऐसे पुराने सभी दीवानी, फौजदारी के लंबित मामले सुने जाएंगे जिनमें कानून रजामंदी बन सके। उन्होंने जनता से लोक अदालत का लाभ लेने की अपील की। राज्य में जीएसटी बढ़ाने को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बैठक की। इस दौरान जीएसटी चोरी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। साथ ही बड़े जीएसटी स्टेक होल्डर्स को सम्मानित करके उसे प्रोत्साहित करने के भी निर्देश दिए हैं।
आपको बता दें कि राजधानी देहरादून के रिंग रोड स्थित आयुक्त कर कार्यालय के मीटिंग हॉल में बैठक आयोजित हुई थी। बैठक के दौरान मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि राज्य का कद बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए विभागीय अधिकारी युद्ध स्तर पर कार्य करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में कर चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने और ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के उद्देश्य से एफआईआर दर्ज कराई जाए। इससे चोरी की घटनाओं को रोकने में सफल हो पाएंगे। अपने उत्तराखंड में कैसे राजस्व बढ़े और निश्चित रूप से आज हम लोग सब बैठे, मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि जो लोग कर चोरी में लिप्त हैं ये पूरी तरह से इनको हम लोग देखें कौन लोग हैं वो। यदि कर चोरी की आदत जिनकी बन गई, निश्चित रूप से उनके खिलाफ एफआईआर लॉज भी करानी पड़े तो करानी चाहिए। साथ में जो भी हमारे कहाँ से हमें कर मिल सकता है, अभी तक जो स्थिति थी उसको हम कैसे हम और कर बढ़ा सकते हैं, उसको लेके फोकस करने का काम हमने किया है। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के जनहित मुद्दों को लेकर खड़गपुर ग्राम सभा के ग्राम प्रधान शंकर जोशी ने प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने डबल इंजन की सरकार में स्थानीय उद्योगों में बेरोजगारों को 70% रोजगार देने की मांग की है। वहीं सेंचुरी पेपर मिल में सालों से कार्यरत मजदूरों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ 1 सप्ताह का अल्टीमेटम देते हुए धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। इसके अलावा उन्होंने आईएसबीटी और शहीद मोहन नाथ गोस्वामी मिनी स्टेडियम का निर्माण नहीं किए जाने और अघोषित विद्युत कटौती को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो सरकार शहीदों को सम्मान देने करने की बात करती है, उस सरकार में ना तो मिनी स्टेडियम बन पा रहा है और ना ही सैन्य मिलन केंद्र बन पा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कई आरोप लगाए। कई मुद्दे हैं, चाहे वो क्षेत्र के अघोषित बिजली कटौती हो रही है। शायद जब से मैंने अपने जीवन का होश संभाला तब से आज तक मैंने ऐसी अघोषित बिजली कटौती कभी नहीं देखी। आप देख रहे हैं मेरे स्थानीय लोग जो मेरे साथ बैठे हुए भी हैं यहाँ पर और अन्य लोग बाहर भी बैठे हुए हैं, तो इन लोगों ने लगातार कम से कम 15-20 साल तक वहाँ पर सेवा दी है और अपना सेवा कार्य किया है और आज इनको जो है वहाँ से बाहर निकालने का काम कर दिया है। जबकि इन परमानेंट होने का था, लेकिन इनको परमानेंट करने के बजाय इनको जो है जिस काम में लग रहे थे उसमें भी इनकी नो एंट्री कर दी है, इनका वहाँ एंट्री बंद कर दी है। तो कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। रणनीति स्पष्ट है, अगर क्षेत्रीय स्थानीय युवाओं के साथ अगर वहाँ पर बदतमीजी होगी, उनको रोजगार नहीं मिलेगा, तो फिर या तो फैक्ट्री रहेगी और या फिर ये तो नौकरी रहेगी। जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में बरसात के दौरान बाढ़ के खतरे को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने क्षेत्र में बाढ़ से निपटने की पूरी तैयारियां कर ली हैं। इसके लिए बाढ़ कंट्रोल रूम के अलावा बाढ़ चौकी तथा बाढ़ राहत केंद्र बनाए गए हैं। बाढ़ चौकी पर तैनात कर्मचारी दिन रात नदियों पर नजर रखे हुए हैं। उप जिलाधिकारी जसपुर सीमा विश्वकर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि क्षेत्र में इस बार मानसून के सीजन में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए राजपुर गांव में एक बाढ़ चौकी बनाई गई है। बाढ़ चौकी और कंट्रोल रूम पर इस दौरान तैनात कर्मियों को 24 घंटे मोबाइल ऑन रखने और निरंतर उच्चाधिकारियों के संपर्क में रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी लेखापालों को यह निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर ग्रामीणों को सचेत रखें। वहीं उन्होंने बताया कि ऐसी स्थिति में बाढ़ से ग्रसित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाई जाए। हमारे 2 कंट्रोल रूम बने हुए हैं, जिसमें कि एक कंट्रोल रूम तहसील में है और एक बाढ़ नियंत्रण चौकी बनी हुई है जो कि राजपुर में बनी हुई है, जिसमें कि 24 आवर्स यहाँ पर काम करते हैं लोग। तो बचाव की स्थिति के लिए जो एक मीटिंग भी की हुई थी, जिसमें कि हम लोगों ने सारे पटवारियों को निर्देशित किया हुआ है कि कुछ दुकानों का चिन्हीकरण कर लेंगे कि जिसमें कि हम लोग जो हमारी राहत सामग्री है वो पहुँचाई जा सके उस दुकानों में, ताकि तत्काल जो हमारा रिस्पॉन्स टाइम है वो 0 रिस्पॉन्स टाइम होते हुए और वहाँ पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाए। और बाढ़ में अगर पानी किसी के घर में घुसता है तो जो हमारे सिंचाई विभाग वाले हैं तो उनको भी निर्देशित कर दिया है कि ये मौके पर लगातार बने रहेंगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।